जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तुर्की में समय समय पे औरतों का शोषण शुरू हो जाता है, लेकिन औरतें वहाँ पे और जनता जो है वहाँ के सरकार के विरोध में सड़क पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से तुर्की की जनता ये नहीं चाहता है कि हम खलीफा वाले साम्राज्य में जाएं। खलीफा वाला साम्राज्य मतलब तालिबानी कट्टरपंथी वाला सोच की तरह फिर से उसमें धकेलना नहीं चाहता है तुर्की देश को। लेकिन एर्दोगान जब से वहाँ पे राष्ट्रपति बना है तब से वो चाहता है कि मैं खलीफा बनूँ और फिर से कट्टरपंथी सोच वाले, मुल्ला सोच वाले जो कट्टरपंथी हैं उसका जो नियम कानून है, शरिया कानून, उसमें तुर्की को धकेल दें। लेकिन जनता समय समय पे बाहर वहाँ से निकलना चाहती है और फिर से उसमें वापस नहीं जाना चाहता है। इस कारण से 2024 में 3 महीने के अंदर 92 मतलब 92 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि फरवरी में एक दिन के अंदर 7 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया, जो कि कोई भी वहाँ पे खलीफा बनने के बीच में, एर्दोगान के खलीफा बनने के बीच में कांटा न बने और दमन का प्रक्रिया चालू रहा। अगर आपको इसको समझना है तो आपको प्रथम विश्व युद्ध में जाना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, वहाँ पे खलीफा हुआ करता था। खलीफा मुस्लिम राज्य में 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का मतलब एक शिया मुसलमान का खलीफा और एक सुन्नी मुसलमान का खलीफा। जो सुन्नी मुसलमान का खलीफा हुआ करता था वो था तुर्की में, और जो शिया मुसलमान का खलीफा हुआ करता था वो था ईरान में। लेकिन इन दोनों का ही जो मेन इबादत स्थल था वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का मदीना था, लेकिन उस टाइम पे सऊदी अरब में तेल नहीं निकला था, वहाँ के खदान नहीं था, इसलिए सऊदी अरब जो था बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था। यहाँ तक कि वहाँ के मुस्लिम को, जो ओरिजिनल मुसलमान थे, उसे तुर्की वाले एक नीच जाति के मुसलमान माना करते थे और उन पे अत्याचार करते रहते थे। यहाँ तक कि वहाँ पे तुर्की के अंदर उस टाइम पे ओटोमन साम्राज्य चला करता था। ओटोमन साम्राज्य का जो खलीफा था उसका जब अंत आया, अंत आने के बाद उसने सारे मुस्लिम मुल्लाओं से मिलके वहाँ चाहा कि फिर से हम अपना साम्राज्य ख़त्म करें। लेकिन वहाँ की जनता ने क्या किया, वहाँ उसको खदेड़ा और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, वहाँ पे ख़ानदानी खिलाफत जो था वहाँ पे अंत हो गया। ये कहानी आपको 1299 ईस्वी का है। 1299 ईस्वी के बाद लगातार वहाँ पे शरिया कानून के विरुद्ध में जद्दोजहद चलते रहा और आदमी मरते रहा। लेकिन वो होता है ना कि एक ख़राब समय के बाद एक अच्छा समय भी आता है। उस अच्छा समय तुर्की का आया और वहाँ पे मक्का मदीना का 1818 ईस्वी में मक्का मदीना सऊदी अरब का राजा था वहाँ का, जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन साउद। अब्दुल्ला बिन साउद को वहाँ के तुर्की के मुल्लाओं के भड़काने के बाद वहाँ के खलीफा ने उन्हें ले गया, पकड़ के ले गया सऊदी अरब से, और उसका सर कलम करा दिया पूरे जनता के सामने, तमाशा बना के, और उसका सर कलम कर दिया। यहाँ तक कि उसके सिर को वहाँ एक चर्च, जो कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा में आया हुआ था, जिसका चर्च का नाम था हाजिया सोफिया चर्च, जिसे कि अभी मस्जिद बना दिया गया है। उस हाजिया सोफिया चर्च में उस राजा, सऊदी अरब के राजा का जो सिर था, उस सिर को 3 दिन तक रखा गया कि जनता आके उसको देखेगा और ये देखेगा कि अगर खलीफा के विरोध में खिलाफत अगर किया जाए तो उसका अंजाम, चाहे वो राजा हो चाहे जनता हो, उसका यही हाल होगा। लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य का अंत हुआ, वहाँ के खलीफा का अंत हुआ, जनता में जागरूकता आई और 1299 से 1820 ईस्वी तक जो है तुर्क का साम्राज्य रहा वहाँ पे, जिसमें कि खिलाफत का खानदानी वहाँ पे राजा चलते आ रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक मुस्तफ़ा आया। मुस्तफ़ा मतलब उसका नाम था कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क उर्फ कमाल मुस्तफ़ा। कमाल मुस्तफ़ा जो था वो बहुत ही अच्छे दिल और अच्छा साम्राज्य सोच वाला राजा के रूप में उभरा वो। लेकिन उसने क्या किया, अंग्रेज़ों की सहायता से धीरे धीरे वहाँ पे प्रजातंत्र स्थापित किया।
उसके विरोध में वहाँ क्या हुआ, सारे मस्जिदों से मुल्लाओं ने भड़काना शुरू किया मुस्लिम परिवारों को कि ये लेडीज़ों को जेंट्स के बराबर में दर्जा दे रहा है, लेडीज़ों को भड़का रहा है, डांस करवा रहा है, मर्द को नीचे दिखा रहा है, मतलब जनता को पूरी तरह भड़का दिया। लेकिन कमाल मुस्तफ़ा जो था, उन्होंने पूरे मुल्ला को पकड़वाया, कम से कम लाखों की संख्या में, और पूरे मुल्ला को फांसी पे चढ़वा दिया। जितने भी मुल्ला थे वहाँ पे सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसमें उसका साथ जो है अंग्रेज का भी साथ उसने लिया, क्योंकि अकेला ये चीज़ नहीं कर पाता कमाल मुस्तफ़ा। कमाल मुस्तफ़ा ने वहाँ पे एक फिर संसद के अंदर एक कानून पारित किया। उस कानून पारित में क्या किया उन्होंने, जेंट्स और लेडीज, औरत और मर्द को सेम अधिकार दिया और बोलने की आज़ादी दिया, और जिसको जो पहनना है, जैसे रखरखाव करना है, जैसे रहना है, सबका फुल पावर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ से जितने मुल्ला थे सबका पावर सीज किया गया, मुल्लाओं का अंत किया गया, और एक तरफ से जो शरिया कानून चल रहा था वो बिल्कुल से ख़त्म करके एक नया कानून जो प्रजातंत्र में चलता है उस कानून को उन्होंने स्थापित किया। इसमें सबसे पहले कमाल मुस्तफ़ा ने वहाँ का जो तुर्की एक टोपी होता है, जो आपने देखा होगा, लंबा सा तुर्की टोपी, जो आजकल वो आइसक्रीम वाला आजकल नहीं चला है, मतलब सोशल मीडिया पे, जो तुर्कीस आइसक्रीम, जो कि लंबा सा टोपी पहन के रखता है, उस टोपी को हटाया, क्योंकि वो पूरे टोपी वहाँ के मुल्ला पहनते थे और वहीं से फतवा जारी करते थे। कमाल पाशा के विरुद्ध में भी फतवा जारी किए थे। लेकिन कमाल पाशा ने क्या किया, पूरे मुल्लाओं को जब मरवा दिया तो फिर ऑटोमेटिक फतवा ख़त्म हुआ, प्रजातंत्र आया, जनता वहाँ की अच्छा सांस लिया और अपना वेशभूषा चेंज किया, छोटे से पैजामा और लंबा सा कुर्ता को छोड़ के कोट पैंट पे आ गया वहाँ की जनता, और रिलैक्स फील किया। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों को कहाँ रास आने वाला था, विदेशी फंडिंग लिया वहाँ के कुछ मुल्लों ने, यहाँ तक कि कमाल पाशा के कुछ नेता उसमें मिल गए, और कमाल पाशा के कुछ नेता मिलके वहाँ पे शरिया कानून के तहत वहाँ पे मतलब विद्रोह कर दिया। लेकिन कमाल पाशा जो था एक सशक्त नेता था, उन्होंने विद्रोह को ऐसे दबाया कि उनका विरोध करने वाला कोई वहाँ बचा नहीं, यहाँ तक कि जनता जो थी उसके सपोर्ट में था। लेकिन विदेशी फंडिंग, याद रखिए आप लोग, किसी भी देश में अगर विद्रोह होता है, कोई बड़ा झगड़ा होता है, उसमें जो है विदेशी फंडिंग का बहुत हाथ होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको पॉइंट की बात मैं बता दूं, जब वहाँ पे खलीफा का अंत हुआ था तो भारत में केरला में जो मुस्लिम थे, उन्होंने मुल्लाओं ने हिंदुओं को बहुत तेज़ी से मरवाया था यहाँ पे, कि मतलब हमारे खलीफा का अंत हो रहा है तो हम जितने भी मतलब जो अदर धर्म के हैं इनको हम ख़त्म करवा देंगे। बाद में अभी कुछ साल पहले 2000 यहाँ पे तुर्की में अर्दोगन की सरकार आई। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनके ऊपर चाह थी कि मैं खलीफा बनूं, लेकिन खलीफा बन नहीं सकता क्योंकि सामने सऊदी अरब है, सऊदी अरब में तेल का खदान निकल गया, आज के डेट में सबसे अमीर देश हो गया सऊदी अरब, और पूरे दुनिया, पूरे मुस्लिमों पे का ओआईसी हो गया हो। तो तुर्की तो अर्दोगन तो बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने चाहा कि अगर बनना है तो सबसे पहले तुर्की को फिर से शरिया कानून में धकेलना पड़ेगा। उसके लिए जनता का पूरा भरोसा जीतने के लिए उसने जो वहाँ के चर्च थे, जिसको कि कमाल पाशा ने एक म्यूजियम बना दिया था, जो कि झगड़ा शांत, ना मुस्लिम और ईसाई, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज भी आ गया था। अंग्रेज चाहता था वो चर्च था और चर्च ही रहे, और मुस्लिम जो है उसको देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसको क्या किया था, एक म्यूजियम बना दिया गया था, और म्यूजियम ही अभी तक था। लेकिन जब से अर्दोगन का सरकार आया, और अर्दोगन का सरकार वहाँ आते ही उस चर्च को फिर से मस्जिद बना दिया गया, और वहाँ की जनता का 52% जनता का सिंपैथी अपने तरफ कर लिया। लेकिन 48% जनता जो था अभी भी उसके विरोध में था। अभी धीरे धीरे उसने क्या किया, वहाँ पे शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया, क्योंकि अर्दोगन की जो वाइफ है वो मतलब पूरा का पूरा ढक के रखता है शरीर, वो हिजाब वाला सिस्टम नहीं है, हिजाब पहन के रखती है। तो उन्होंने फिर से सोचा कि पूरे कंट्री को हिजाब में फिर से ला दूँ, लेकिन जो 52% उसके सिंपैथी में था
वो भी उससे बिछड़ना शुरू हुआ और 48% की तरफ मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि आज़ादी किसे पसंद नहीं है, आज़ादी सभी को पसंद है। और तुर्की जो देश है, खुला मिजाज वाला देश है, पूरा रहन सहन अच्छा है, पूरे जनता वहाँ का जानता है कि जो शरिया कानून में गया उसका हालत तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान इस सब वाला हालत हो जाएगा, और कटोरा भीख मांगने पे भी भीख नहीं दिया जाएगा। इस कारण से तुर्की में हमेशा जो भी शरिया कानून फिर से लाना चाहता है, इसका कड़ा विरोध होता है। लेकिन एर्दोगान जो है, ये फिर से औरतों को मरवाना शुरू कर दिया है, जनता को मरवाना शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ की जनता अपना आज़ादी छीनने नहीं देगी, और एर्दोगान को ये डर लग गया है, और एर्दोगान भी धीरे धीरे साइड होते नज़र आ रहा है। धन्यवाद।